पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का फीलर लेते हैं। आज मार्केट जब स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा ऊपर हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी नीचे आ गई। अगर देखा जाए तो हाई और लो के दरमियान 500 पॉइंट्स का डिफरेंस रहा और क्लोज हुई -200। लेकिन अगर मार्केट का जायज़ा लें तो तमाम शेयर्स ही जो हैं वो एक रेंज बाउंड में ट्रेड हो रहे हैं। हम जिन शेयर्स को फॉलो करते हैं उनमें से कोई ऐसा शेयर नहीं जो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया हो कुछ, लेकिन ऊपर 10-20 पैसे बड़े शेयर्स 1-2 रुपए उसी में ऊपर नीचे हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मार्केट डेड है। तो ये जो वॉल्यूम्स हैं ये वही बात है कि बड़े प्लेयर्स जब निकल गए हों तो फिर छोटे प्लेयर्स एक दूसरे को ही माल पकड़ाते रहते हैं, तो वो उसी में थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे होता रहता है। अब अल्लाह करे यहाँ से जिस दिन भी वॉल्यूम्स लगे वो वॉल्यूम्स ऊपर वाले हों। देखें क्या होता है आगे। अगर कोई अच्छी खबर आ गई तो ऊपर के वॉल्यूम्स होंगे, अगर कोई बुरी खबर आई तो नीचे के वॉल्यूम्स होंगे। मुल्क के हालात थोड़े से अजीब से वैसे हुए हैं, ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया में प्रोटेस्ट होने काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और कई लोग जो हैं वो माशाल्लाह वैसे तो एक हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट का ही कंट्रोल है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह की भी बातें भी कई लोग कर रहे हैं। पता नहीं कितनी हकीकत है इसमें कि ऑफिशियल माशाल्लाह। लेकिन बहरहाल ये कि हालात थोड़े से ऊपर थोड़े से नीचे, अभी कुछ डायरेक्शन कोई क्लियर नहीं हो रही। वैसे जब मुशर्रफ ने माशाल्लाह लगाया था उस टाइम पे मार्केट पहले तो शायद क्रैश हुई थी और उसके बाद फिर उसको वहीं से स्टेबिलिटी मिल गई थी। तो इसलिए माशाल्लाह अगर कहीं पे लग जाता है खुदा ना खास्ता, तो खुदा ना खास्ता इसलिए हमने कहा क्योंकि वो फिर पूरी दुनिया से फिर उसमें फिर वो एक सैंक्शंस और अब ताल्लुकात ख़राब और वो एक अजीब सी चीज़ हो सकती है। बज़ाहिर तो अभी भी वही कुछ है, लेकिन ये है कि अगर वो लग जाता है तो फिर भी हो सकता है कि अगर मार्केट जो है यहाँ से थोड़ी सी क्रैश और फिर वहां से संभाला दे दिया जाए, क्योंकि साबित तो यही किया जाएगा ना कि भाई वो मुल्क के लिए बेहतर है, लेकिन कोई पता नहीं होता इन लोगों का क्या करें। बहरहाल इस टाइम पे तो मार्केट में कोई खास वॉल्यूम्स नहीं लग रहे। अब जी देखते हैं, आज दो कंपनी ने बोर्ड मीटिंग्स अपनी अनाउंस की, उनका देख लेते हैं। एक SEPL है, सिक्योरिटी पेपर्स। इसके अगर वैसे ही क्विकली अगर जायजा भी ले लें इसका, फाइनेंशियल्स 22 में इसके 16 थे, 21 में 24 थे, तो वहां से EPS कम हुई और अब अगर देखें तो काफी कम हो गई है, 6-7-8 यानी कि अभी के हिसाब में लग रहा है कि 8-9 रुपए से ज्यादा की EPS नहीं आएगी साल की। पिछले साल 16 रुपए जब कमाए तो उसमें से इन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड दे दिया, काफी ज्यादा डिविडेंड दिया था पिछले साल, वरना उससे पहले इतना रेशियो पे आउट का नहीं था। इसीलिए शायद इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरी भी नहीं, लेकिन अगर इसका 8-9 रुपये आया तो 4-5 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से अभी इसकी काफ़ी ओवर वैल्यूड है। फिर एक कंपनी है जी HRPL, हबीब राइस प्रोडक्ट लिमिटेड। तो इन्होंने भी अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस की। बोर्ड मीटिंग वॉल्यूम 500 का लगा और वो 500 इसमें वॉल्यूम नहीं लगता ज़्यादा, लेकिन इनके फाइनेंशियल्स भी देख लें अगर, तो पिछले साल तो कम थे, 2 रुपये का, उससे पहले 6 रुपये थे, लेकिन अगर क्वार्टरली देखें तो फिर बेहतर हुई है। वो चावलों की कीमतें ही डबल हो गई तो फिर बेहतर तो होना ही है ना। बल्कि अब सुना है कि इंडिया ने कुछ अपने राइस के एक्सपोर्ट पे कुछ ड्यूटी लगा दी है, जिससे उनके राइस के एक्सपोर्ट कम होंगे तो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। वो मिलेंगे तो इनकी प्राइस लोकल में भी और ज़्यादा ऊपर, क्योंकि यहाँ वाले की जो ज़रूरत है, मतलब इंडिया अपनी आवाम का ख्याल करते हुए उन्होंने लगाया, लेकिन पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फ़ौरन एक्सपोर्ट कर देंगे चाहे लोकल मार्केट में प्राइस और ऊपर हो जाए। तो उस हिसाब से थोड़ा सा बेहतर और रह सकता है इसका। लेकिन अगर इस हिसाब को अंदाज़ा लगाएं कि 8-1 रुपये का अगर इनका EPS आ गया 23 का, तो 22 में इन्होंने कितना डिविडेंड दिया? इन्होंने 22 में, ये इसकी फेस वैल्यू 5 है तो 40% का मतलब 2 रुपये, तो 2 रुपये की जगह 2 रुपये दिए। और 21 में इन्होंने 6 रुपये की EPS के पीछे 5 रुपये का डिविडेंड दिया, यानी कि अभी ये डिविडेंड अच्छा देते हैं और 2 रुपये का भी दे चुके हैं। तो यानी कि तकरीबन
3 से 4 रुपए का डिविडेंड ये दे सकते हैं। प्राइस थोड़ी सी बस ठीक है, लेकिन ये आप इसको पोर्टफोलियो में, अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसकी वैल्यू भी काफी, वैसे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वैसे इतनी होती नहीं, वैसे नीचे तक बीच में गई थी काफी, वो ईपीएस जो कम हुई थी, लेकिन फिर काफी अब ऊपर भी आ गई है। बहरहाल इसके बारे में सोचा जा सकता है, इसको वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। इस वक्त हमने कोई इसमें वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। अच्छा जी, आज जो रिजल्ट्स है वो देख लेते हैं। चिराग सीमेंट कंपनी के आए, इन्होंने 3 रुपए का डिविडेंड दिया और 1.5 रुपए का पहले दे चुके हैं, 4.5 रुपए का डिविडेंड। ईपीएस इनकी पिछले साल भी तकरीबन 23 थी, अभी भी 23 है। 23 के ऊपर 4.5 रुपए का डिविडेंड। और CHCC, और इसकी वैल्यू है, देखें अगर तो 22 रुपए की अर्निंग को सिर्फ देखें उस हिसाब से तो इसकी वैल्यू ठीक है, मतलब अगर मार्केट के हालात बिल्कुल अच्छे हों तो इसकी वैल्यू इतनी बुरी नहीं है, लेकिन करंट हालात में ये वैल्यू अभी भी काफ़ी ऊपर है, और डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो इसलिए हमने तो इसमें कोई नहीं, और आगे भी क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि अभी सीमेंट की कंपनियों के साथ अगले साल में क्या होता है अभी कुछ पता नहीं है। तो हमने तो सिर्फ एक बेस्ट वे को अपनी उसमें रखा हुआ है। इस वक्त हमारे पास वैसे उसके शेयर्स नहीं है, लेकिन हमारी वो वॉच लिस्ट में है, लेकिन हमने उसको, उसमें से हम कुछ कमा के निकल चुके हुए हैं। बेस्ट पे के अलावा सीमेंट की कोई कंपनी हमें सही नहीं लगती, लेकिन अगले साल बेस्ट पे का भी कंफर्म नहीं है कि प्रॉफिट मेंटेन होगा कि नहीं। अच्छा जी, हेस्कोल के रिजल्ट्स है, तो फारिक कंपनी देखनी नहीं चाहिए इसको, इतना ज़्यादा फिर लॉस। फिर एमको इंडस्ट्रीज का आया है, इन्होंने फाइनल कैश डिविडेंड दिया है 50 पैसे का, 8 रुपए की अर्निंग पे 50 पैसे, माशाल्लाह क्या जबरदस्त डिविडेंड देते हैं ये लोग। वाह जी, फिर भी नेगेटिव में नहीं गया, लेकिन हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा जी, एनसीपीएल का एक चीज उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है ना, क्योंकि बोर्ड ने डिसाइड किया कि क्योंकि अभी भी बहुत सारे रिसीवेबल्स बाकी हैं और हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन इसकी ना एक इम्पॉर्टेंट चीज हम आपको दिखा देते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन्होंने जो कैश, हुकूमत ने पैसे दिए तो थे ना, तो वो जो दिए थे उसका किया क्या, ये देखें जी, इनकी करंट एसेट्स हैं, ये करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, क्योंकि हुकूमत पैसे नहीं दे रही थी तो इन्हें अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन काफी सारा लेना पड़ा था। तो वो पिछले साल जो है 10.8 बिलियन था, और वो अब सिर्फ 1 बिलियन रह गया है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने उस पैसे से अपने जो है ना लोन्स अदा कर दिए हैं जो हुकूमत ने भी पीछे दिए थे इनको। और इस बात से ये चीज नजर आती है कि अगले साल, वैसे वही बात है ना, निषाद ग्रुप का कोई पता नहीं होता कब कहाँ क्या कर दें, लेकिन यहां से ये नजर आता है कि अगले साल जो भी ये कमाएंगे और जब हुकूमत नेक्स्ट पेमेंट्स करेगी, उसके बाद ये कुछ ना कुछ डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स को फिर दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक वजह, यही एक हिसाब से यही वजह बयान की, या ये नजर भी आ रहा है यहाँ से, कि इन्होंने वो जो पैसा मिला था उससे अपने लोन्स अदा कर दिए हैं, जब लोन्स कंपनी अदा कर देगी तो फिर उसके बाद में जब उसके पास पैसा आएगा तो वो उससे शेयर होल्डर्स को दे सकती है। तो कोई पता नहीं, पिछले साल इसने 10 रुपए का डिविडेंड दिया, इस साल कुछ नहीं दिया, अगले साल फिर 10 दे दे, या फिर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई आप एक कंसिस्टेंट डिविडेंड दे, 3-4 रुपए का डिविडेंड हर साल देते रहें तो वो भी ठीक है, ताकि बंदा उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट के फैसला तो कर सकता है ना कि भाई ये इस कंपनी में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उस हिसाब से इनको जो है ना, अगर इनकी नीयत साफ है तो इनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि कंसिस्टेंट डिविडेंड की तरफ आना चाहिए। तो बहरहाल ये है कि इनका, क्योंकि लोन अब बहुत कम हो गए हैं और आगे हुकूमत ने पैसे तो देने ही हैं। देखें, अब आपको पता है बिजली महंगी हो रही है, वो बिजली महंगी किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना कि वो पैसे आईपीपीस को दें और सर्कुलर डेट खत्म हो। अब असल में तो
सिंपल सी बात है ना, आईएमएफ ने यही कहा है कि भाई जो आपके खर्चे हैं वो पूरे करें, जो खर्च रहे हैं उसको पेमेंट करें। अब वो एक अलग बात है कि एग्रीमेंट अच्छे हुए हैं बुरे हुए हैं पावर कंपनीज के साथ, पॉइंट सिर्फ ये है कि जो खर्चे हैं जो एग्रीमेंट के मुताबिक हैं वो अपने अदा करने हैं, और उसी के लिए बिजली महंगी हुई है। तो अगले साल में वो इन कंपनीज को कहीं ना कहीं से तो पैसे अदा करेंगे ना, जो लोगों से खाल खींच के निकाल रहे हैं तो इन्हीं को अदा करेंगे। तो इस हिसाब से अगले साल में पावर कंपनी को पैसे मिलेंगे और एनसीपीएल को भी मिलेंगे, तो फिर देखेंगे कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन उस हिसाब में आप लोग देखें, अभी मतलब 17.9 का रेट लो ही है वैसे तो, लेकिन वही बात है, कंपेयर करें ऑपरेशन एलपीएल और इसके तकरीबन एक जैसे चल रहे हैं इस वक्त, और उस हिसाब से एलपीएल आज थोड़ा सा प्रेशर में रहा, लेकिन वही बात है बायर्स नहीं थे ना। तो उस हिसाब से लॉजिकल डिसीजन यही होता है कि आप जो है फिर सस्ते शेयर में शिफ्ट कर जाएं महंगे से। अगर एलपीएल किसी टाइम पे बढ़ के इसकी और या एनसीपीएल कम होके कीमत बराबर हो जाती है, हमारी स्ट्रेटेजी होगी तो फिर हम एलपीएल में से कुछ शेयर्स निकाल के, क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन पे भी बिलीव करते हैं, तो हम कुछ एलपीएल से ही, और अगर हमारे पास फालतू कैश ना हो तो हम एलपीएल के कुछ शेयर्स बेच के हम एनसीपीएल के खरीद लेंगे। इस तरीके से भी कई दफा करना पड़ता है जैसे। लेकिन ये भी कोई पता नहीं होता इन शेयर होल्डर्स, ये मार्केट के लोगों का, कि एलपीएल 15 पे ही रहे और एनसीपीएल को फिर 25 पे ले जाएं। जैसे पीकेजीपी को ये 30 पे ले गए थे, एलपीएल को 13 पे रखा हुआ था, हालांकि दोनों कंपनी में इतना बड़ा गैप नहीं था। और जो है पीकेजीपी की वैल्यू पहले ही इन्होंने काफी बढ़ा दी थी, तो करंट स्टैंडिंग में भी पीकेजीपी थोड़ा सा हमें ओवर वैल्यूड लगता है। वैसे अंडर वैल्यूड है, अगर आप समझे ना कि अगर वो कोई ऐसा जमाना चल रहा है कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल ठीक चल रही है, मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उस हिसाब से पीकेजीपी इस प्राइस पे भी सस्ता है। लेकिन करंट सिनेरियो में पीकेजीपी महंगा है। लेकिन कोई पता नहीं पीकेजीपी को फिर 50 पे ले जाएं, एलपीएल को 15 पे रखें, तो इसलिए भी डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं होता मार्केट में किस शेयर को चला दिया जाएगा। अच्छा जी, तो एनसीपीएल का बड़ी ये अपडेट थी कि उन्होंने अपने लोन अदा कर दिए, तो अगले साल के लिए ये इसमें बेहतर हो गया है। वरना हमने अपनी जब वीडियो बनाई थी पहले पावर सेक्टर पे, तो उसमें हमने इस पॉइंट को हाईलाइट किया था कि इनके लोन ज्यादा हैं, और जितने ज्यादा कम लोन होंगे उतना ये शेयर होल्डर्स को देने की गुंजाइश होगी, दे ना दें वो उनकी मर्जी है। एसएचएसएमएल को देख लें तो आज भी ये पॉजिटिव रहा, ट्रेडिंग भी कुछ हुई है, 13,000 वॉल्यूम लगा, कैप नहीं लगा, लेकिन हमने कुछ खास बेचा नहीं आज। वैसे बेचा जा सकता है कुछ थोड़ा सा इस प्राइस पे भी, देखें अब यहाँ से रुक के नीचे आता है या ऊपर जाता है। बहरहाल हमारी मेजर होल्डिंग तो इसमें वो हम दिसंबर तक के रिजल्ट्स तक रखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर नीचे गया तो फिर और खरीद लेंगे, ऊपर गया तो थोड़ा थोड़ा हम बेच भी देंगे। बहरहाल आज भी क्योंकि 4% अप रहा तो हमारे पोर्टफोलियो में वैल्यू हमें नजर आ रही है, लेकिन हम उसको ज्यादा नहीं देखते, क्योंकि ये इसको एक दिन में कभी लोअर लॉक भी लग जाता है, कभी अपर लॉक लग जाता है। तो उस हिसाब से क्योंकि हमारे पास होल्डिंग थोड़ी सी ज्यादा है, तो एकदम पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप जरूरी नहीं उसको उस पर बहुत ज्यादा खुश हुआ जाए। हाँ, जब आप बेच देंगे तो फिर खुश होना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी जेब में प्रॉफिट आ जाता है। बहरहाल शुगर के जो हालात हैं आपके सामने ही है। अच्छा जी, न्यूज अब देख लेते हैं। न्यूज ये फिर वो खबर आई है, पाकिस्तान टू गेट 25 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया इन 5 years। ये पता नहीं, ये अल्लाह ही बेहतर जाने कि जब तक होगा नहीं तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा। आईएमएफ ने कह दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई कमी नहीं, वो तो कहना ही था। असल में आईएमएफ में बात वही है ना कि आईएमएफ ने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिलीफ नहीं देना। आईएमएफ ने तो सिंपल ये कहा है कि भाई आप अपने जो है ना खर्चे अपनी आमद के मुताबिक करें, यानी कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाएं। ये लोग क्योंकि इंप्रूवमेंट्स लेके नहीं आते मुल्क में, तो सब कुछ आईएमएफ पे डाल देते हैं। और आईएमएफ ने सिर्फ ये कहा भाई अगर आप बिजली 50 की बना रहे हैं तो 50 की बेचें, सिंपल ये बात है। गवर्नमेंट आस्क नेपरा टू इंक्रीज, फिर वो कह रहे हैं जी बिजली और बढ़ा दें। इनके पास और कोई हल ही नहीं है, समझते हैं कि लोगों के पास पता नहीं दरख्तों पे घरों में पैसा लगा हुआ है, जितना मर्जी बढ़ाते जाओ वो देते जाएंगे, और उन्होंने अपनी याशियां बंद नहीं करनी। कोई और ख़ास न्यूज़ नहीं है।
ठीक है जी, और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। तो अब हम ये करेंगे कि अब हम जो है ना, एक कुछ दिनों से हम बात करना चाह रहे थे एक शेयर के ऊपर, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो अगर आप लोग वो नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़ कर सकते हैं। वो है जी, जो जीसीआईएल है, और ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू सर्फ से हुआ था, फिर जीटेक बना और फिर जीसीआईएल। तो इसकी कहानी ज़रा आपको सुनाते हैं आज। तो अब हम देखते हैं कि जी सर्फ के साथ हुआ क्या। ये शेयर जो है एक ज़माने में ट्रेड करता था जी, 13 अगस्त 2020 को ये ट्रेड कर रहा था 3 रुपए 31 पैसे पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके बिजनेस तकरीबन बंद थे, ये कोई टेक्सटाइल की कंपनी थी, टेक्सटाइल वीविंग की, और सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद इसमें जो है ना एकदम वॉल्यूम लगनी शुरू है, और ये तकरीबन जो है बिला वजह ही 20 के आसपास पहुंच गया। जब ये वहां पे पहुंचा तो इसकी एक अनाउंसमेंट आई कि जी इन्होंने 1486% राइट शेयर्स इशू करने का ऐलान किया है। यानी कि 100 शेयर्स के पीछे 1486 शेयर्स मिलेंगे। अब उस टाइम पे हम भी मार्केट में नए थे, मार्केट की डायनामिक्स को सही तरह समझ नहीं रहे थे, और लोगों को भी नहीं पता था। तो इस चक्कर में जो है ना, वो ये लोगों के जहन में एक बात बिठाई गई थी कि कोई कंपनी अगर राइट्स देती है तो बड़ी अच्छी खबर है, और वो इजाफी शेयर्स उनको दे देगी। और वो उसकी वैल्यू जो है ना, जब वो राइट की अनाउंसमेंट आई तो उसके बाद जो है वो 20 से, जो हमें याद पड़ता है, 34 रुपए तक कैपो कैप गया था। ठीक है। और इत्तेफाक से हमने भी उसमें जो है ना, राइट अनाउंस होने से पहले इनकी खबर आई थी कि ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं बहुत हैवी। तो हमने भी उस टाइम पे यही सोचते थे कि भाई कोई राइट देंगे तो वो अच्छी खबर होगी। तो हमने 20 पे का वो थोड़ा बहुत बाय कर लिया था। तो वो बज़ाहिर हमें जो है ना बड़ा फायदा हो गया छोटे से टाइम पीरियड में। फिर वो वहां से होता 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 वो 60 रुपए के आसपास चला गया। ठीक है। जब वो एक्स हुआ तो 60 रुपए के आसपास कहीं था, या शायद उससे थोड़ा नीचे आके एक्स हुआ था। हाँ, नहीं, एक्स होता होते तकरीब वैसे 60 तक गया, लेकिन एक्स होते मेरा ख्याल है 53-54 हो गए थे। और उस टाइम पे हमने इसकी बड़ी असेसमेंट्स भी की। इन्होंने ये बताया उसका ना कि हम उन्होंने असल में ये बताया, ये कहानी डाली कि भाई हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और वो प्रोजेक्ट जब शुरू करेंगे तो उसके पहले ही साल हमारी ईपीएस 6 रुपए हो जाएगी, दूसरे साल 10, तीसरे साल 15, चौथे साल 23 और पांचवें साल 33। कितनी जबरदस्त इन्होंने कहानी बनाई, और हम समझे कि वो सच बोल रहे हैं। तो और हमने यही कहा कि भाई चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए, तो अगर पांचवें साल में एक कंपनी कह रही है कि भाई हम 15 रुपए भी कमाएंगे 33 की बजाय, तो वो भी, मतलब जब हमने उसको 20-30 पे खरीदा तो वो भी 30 रुपए के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का सोच के हमने कहा कि यार लेना चाहिए। तो हमने भी इसमें इन्वेस्टमेंट भी की, हमने साथ साथ वीडियोस भी बनाई और लोगों को भी इस तरफ तवज्जो दिलाई। ये वो वक्त था जब हम डिविडेंड वाले शेयर्स को फॉलो करना हमने छोड़ दिया हुआ था। हम उनको हाईलाइट तो करते थे, लेकिन इधर उधर रिस्की शेयर्स को भी देखते रहते थे। तो जी कमाल फिर ये हुआ कि जब इनका एक्स हुआ, अच्छा एक्स होने के बाद भी जो है, फिर वो जो है तकरीबन वो 12 रुपए पे खुला, और जब वो राइट शेयर्स आपके अकाउंट में आए तब तक इसकी वैल्यू 20-22 पे ले गए। अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो मतलब बहुत ही तबाही बेनिफिट हो गया ना, कि वो जिसको 100 शेयर्स के पीछे 1483 शेयर्स मिले, और उसको तो इतना ज्यादा 8 रुपए का गेन हर शेयर के ऊपर हो गया, तो वो बड़ा खुश। और वहां पे लेकिन क्या हुआ जी कि उसको जब ओपन ही हुआ तो उसको ओपन होने के साथ ही 5-6 लोड लॉक्स लगे। ठीक है। जब उसको लोड लॉक्स लगे और जब खुला वो तकरीबन 16 के करीब जाके खुला, या 15, 80, 90 पे खुला था, जो 22-23 पे जाके वो शुरू हुआ, तो वहां पे खुला हुआ। तो अब हुआ क्या कि उस टाइम पे फिर जो लोग थे वो यही सोचते थे कि यार ये 22-23 से जाके 15-16 पे आ गए तो और ऊपर जाएगा। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो राइट का जो लास्ट डेट आनी थी तो उसके फिर वो 12 के आसपास ही आके क्लोज हुआ। यानी कि जहां से तकरीबन वो एक्स हुआ था,
उसी रेट के आसपास आके क्लोज हुआ। फिर भी लोगों ने सोचा कि यार ठीक है इसको रखते हैं, लोगों ने रखा, कुछ ने उसको सब्सक्राइब भी किया, हम भी उसमें शामिल थे, ठीक है। हमने भी 15-16 पे अगर हमने बेच दिया होता तो हमें बहुत जबरदस्त इसमें प्रॉफिट हो चुका होता, लेकिन हमने भी यही सोचा उस टाइम पे ना कि यार अभी तो ये बहुत ऊपर जाएगा, हमें ये लालच दी उन्होंने और हम भी उस लालच में आ गए। फिर क्या हुआ जी, G3 टेक्नोलॉजीज, जी टेक, ये ओपन हुआ, ठीक है। तो ये ओपन देखे ना, ओपन वहीं उसके आसपास ही हुआ ना, वही तकरीबन 12-13 लेकिन वहां से बहुत जल्दी ये नीचे आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 8 से भी नीचे चला गया। फिर एकदम इसमें जो है ना मूव बनी, फिर एकदम यहाँ पे जाके ये वो 12 के पास आया, और यहाँ पे जो है फिर हमने जो है कुछ कुछ हम मतलब इसमें हमने नुकसान, फिर अल्टीमेटली जहां पे हमें फायदा हो रहा था हमने इसको अच्छे खासे लॉस में फिर निकाला। उसके बाद फिर ये, और फिर इसको बहुत नीचे प्रेशर में रखा, फिर यहाँ पे जाके 8 से भी नीचे था, फिर खबर आई जनाब साहब ये जो है ना इनकी अपनी जो दूसरी एक और कंपनी है GCIL, वो अभी लिस्टेड नहीं है, गनी ग्रुप की ही है, उसके साथ इसको मर्ज कर रहे हैं। तो ये खबर बड़ी अच्छी कि ये मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि GCIL की जो वैल्यू ये लोग दिखा रहे थे वो काफी ऊपर थी, उसकी EPS भी कोई 2-3 रुपए थी। तो सब लोग खुश, उसी चक्कर में ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और ऊपर जाके जो है फिर इनको इन्होंने अनाउंसमेंट की जी कि मर्जर तो हो जाएगा, लेकिन उस मर्जर का अंजाम ये होगा कि 10 शेयर्स हैं जी टेक के, उसके बदले में GCIL के सिर्फ 3 शेयर्स मिलेंगे। ये बहुत ही बड़ी धोखेबाजी थी, ठीक है। इन्होंने असल में धोखेबाजी क्या थी, देखें, इन्होंने जाहिर बात है किसी प्रोफेशनल वैल्यूअर से उस कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू निकाली और उस हिसाब से 10-3 की स्वैप रेशो डिटरमिन की। उस चीज में कोई धोखेबाजी नहीं होगी, वो उन्होंने सही निकाला होगा। लेकिन धोखेबाजी क्या थी, धोखेबाजी ये थी कि इन्होंने जी टेक जब लोगों को बेचा था तो उनको ये कह के बेचा था कि इसकी 5 साल में हम EPS 33 पे ले जाएंगे, और यही हमने जब समझ आई तो हमने इसकी ऊपर वीडियो बना के लोगों को इससे आगाह भी किया था कि भाई हम पहले इसके बारे में कहते रहे थे, अब इससे निकल जाओ, ये नहीं सही। और जब हमने हमने तकरीबन 12 के आसपास ही इसको कहा था, और हमने थोड़ा बहुत ही लॉस, जो हमारी एक असेसमेंट थी उसके मुताबिक हमने 11.5 तक लोगों को कह दिया था कि भाई निकल जाओ। हाँ, या हमने ये बता दिया था कि हम तो निकल गए हैं, बाकी आपकी मर्जी। और हमें इसमें नेट में जो है हमें तो खुद थोड़ा ज़्यादा लॉस हुआ था, लेकिन हमने जो वीडियोस में बताया था, वीडियोस के मुताबिक हमारी रिकमेंडेशन एक हिसाब से जो थी, जो हमें ये अच्छा लग रहा था, वो 12 के आसपास था, और हमने 11.5 तक बता दिया था कि भाई हमने लॉस में निकाल दिया। तो अब ये जो उन्होंने बेचा था माल, जी टेक का, लोगों को शेयर्स खरीदे थे लोगों ने, राइट्स, वो यही सोच के खरीदे थे कि भाई 5 साल में इसकी वैल्यू 33 रुपए तक चली जाएगी। अब मर्जर में जब ये 10 के 3 इनको मिले सिर्फ GCIL के, तो ये अगर बिजनेस केस अगर इन्होंने इंप्लीमेंट किया होता, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 33 ही रहनी थी, उसकी वैल्यू 23 ही रहनी थी चौथे साल, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस केस में जो 33 वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली 33% से रिड्यूस होगी जी टेक के शेयर होल्डर्स के लिए, और वो अल्टीमेटली उसका ये बने कि अगर बनती तो इतनी बनती। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद ये सब हम समझ गए थे कि यार ये कंपनी जो है ना, और ये लोग जो है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, और इनके शेयर्स की तरफ देखना भी नहीं है, बल्कि थूकना भी नहीं है, चाहे ये 100 रुपए से ऊपर चले जाएं, ठीक है। जो कुछ इन्होंने किया है हम समझ गए कि जो है ना ये इस काबिल नहीं है कि इनके बारे में बात भी की जाए। तो ये उन्होंने इतना ज्यादा लोगों को धोखा दिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, और उन्होंने मर्जर करके जबरदस्त यही प्रोफेशनल वैल्यूएशन कराई कि भाई पूरी मार्केट डाउन है, मार्केट वैल्यू से सारे के सारे शेयर्स की वैल्यू नीचे है, और ऐसे माहौल में इन्होंने अपनी GCIL की वैल्यूएशन वो कराई जो उस टाइम पे होनी चाहिए जब एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट इन द मार्केट। उन्होंने उसकी कोई वैल्यू 35 रुपए डिटरमिन की कि उसकी जब ट्रेडिंग प्राइस मार्केट में ओपन होगी तो 35 रुपए होगी, और वो जब ओपन हुई तो ये देखें उसको 35 के आसपास ओपन हुई, और उसकी हर रोज जो उन्होंने जी टेक के राइट्स में किया था वही हुआ इसके साथ। हर रोज 5 दिन तक, तो 4-5 दिन तक उसको लोड लॉक लगते रहे, और फिर वो 28 पे जाके खुली, और हमने वहीं पे इसमें इस टाइम पे भी हमने थोड़ी सी यही सोच के बाइंग की थी कि इसकी ओपनिंग प्राइस अगर 35 होगी
तो हम जी टेक के शेयर जो है ना 9 रुपए में खरीद लें तो थोड़ा सा 1-2 रुपए का बेनिफिट हासिल हो जाएगा और साथ ही बेच देंगे, और यही हमने अपनी वीडियो में बताया भी था। लेकिन उन्होंने नहीं, ये सब कुछ प्लान के थ्रू, हमें तो यही लगता है किया है। गैब अल्लाह जानता है, हम तो फैक्ट्स की बेसिस पे अपनी असेसमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने वही किया लोगों को, यानी कि लोगों को यहाँ पे नुकसान हुआ, और 28 पे जब ओपन हुआ तो हमने जो है ना अपनी दोबारा एक, हम समझ चुके थे तब भी कि ये कंपनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए थोड़ा रिस्क लिया, और हमने जो है ना, लेकिन जैसे ही ये खुला 28 पे हमने वहां सारा माल फिर से लॉस में निकाला, थोड़ा सा और लॉस किया इनसे, ठीक है, और फिर तौबा किया आइंदा कि इनमें और इस तरह के किसी भी शेयर में हमने ट्रेडिंग नहीं करनी, और कोशिश यही करनी है कि लोगों को इस ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट के बारे में भी ना बताया जाए, ताकि लोग जो है ना कर ना लें। और उस टाइम पे भी वही हुआ कि 28 पे जब ये ओपन हुआ तो बहुत से लोगों ने सोचा कि शायद अब यहाँ पे आके स्टेबल हो जाए। अल्लाह का शुक्र है हम निकल गए, और उसके बाद ये देखें अब 28 से अब ये 8 रुपए से भी नीचे आ गया। अब ये देखें, ठीक है, कि सर्फ ने जब 3 रुपए की वैल्यू थी उसको 60 पे लेके गए, यानी कि देखें, एक आम बंदे को तो नहीं पता, लेकिन उनको ये पता था कि उन्होंने इसको कहाँ से शुरू करके खरीदना है और कहाँ पे जाके बेचना है। उन्होंने इस ट्रांजैक्शन से 1800 गुना फायदा उठाया, यानी कि अगर किसी की 1 लाख इन्वेस्टमेंट थी तो उसने 18 लाख कमाया, और अगर किसी की 1 करोड़ हो तो सोचें उसने कितना कमाया होगा। और ये कमाया कैसे? उसने वो महंगे शेयर जब पब्लिक को बेचे तो उन्हीं का पैसा लिया ना, पब्लिक उसी में रह गई और वो लोग निकल गए। और ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो तो खरीदते बेचते रहते हैं, अल्टीमेटली उन्होंने इससे भी ज्यादा कमाया होगा। धोखा यही दिया लोगों को बता के, और हम भी उस धोखे में आए कि इतने ज्यादा पैसे जब लोगों से लेंगे तो उसको वो 5 साल में 30 रुपए की ईपीएस बना देंगे। लोग इस चक्कर में घुस गए। फिर जी टेक शुरू हुआ, वही 15 के पास स्टार्ट हुआ, 75 7.5 तक नीचे आया, फिर 12 पे आया, और फिर 8.5 पे आया। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में की स्टेटस देखें तो कंटिन्यूस उसमें डिले होता रहा, कोई ना कोई मसला बनाते रहे, मुल्की हालात को रेफरेंस करते रहे। ठीक है, मुल्की हालात भी खराब हुए, लेकिन हमें तो बज़ाहिर लगता है कि उनकी नीयत ही नहीं थी। फिर उसके बाद जब मर्जर हुआ, उसके बाद देखें जीसीआईएल 28 पे ओपन हुआ, तकरीबन 8 रुपए पे आ गया है, उसकी वैल्यू 28% तक रह गई है, जो 100% था वो 28% रह गया है। अगर किसी ने 28 पे भी खरीदा था, या अगर 28 पे बेचा नहीं, तो उस वक्त उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 1 लाख थी तो आज वो 28,000 की रह गई है। और अगर जीसीआईएल की वैल्यू वैसे देखें, अगर 7.88 अगर ये हमारे पास जी टेक या सर्फ के होते शेयर, तो 7.88 को 10 से डिवाइड करें और 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2.36 होता है। और सर्फ जब शुरू हुआ था उसमें मूव, उसकी वैल्यू थी 3.31, यानी कि ये कंपनी जो है 3.31 की थी, और उसकी वैल्यू आज 2.36 हो गई है। और उसमें देखें इन्होंने कितना ज्यादा कमाया है, कितना ज्यादा लोगों को थूक लगाया है। ये वो चीज है जिसकी वजह से बहुत से लोग स्टॉक मार्केट छोड़ देते हैं और जाके बाहर कहते हैं कि भाई हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। पता नहीं कितने लोगों के बाकी में जो है वो अपनी बहुत, जो उनके पास मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, वो लालच में आके, जिस तरह हम भी लालच में आ गए थे वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने अपना एक असूल को हमेशा फॉलो किया कि एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रखनी है। तो बहरहाल वो लोग कितने जलीलो ख्वार हो जाते हैं, और इन्हीं शेयर्स की वजह से ये जो धोखेबाजी या मैनिपुलेशन की गई, लोग स्टॉक मार्केट को, पूरी मार्केट को ही जुए का खाना कह देते हैं, या जो भी है सही है गलत है, वो इस किस्म की बातें करते हैं, और फिर तमाम अपने इर्द गिर्द लोगों को कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में कभी ना जाना, और लुट गए, बर्बाद हो गए। और इसी तरह फिर जो है वो लोग खुश रहते हैं कि जब हमारे जैसे लोग कम हो स्टॉक मार्केट में, आम लोग कम हो, तो उतना ही उनके पास ज्यादा मौका होता है मार्केट को मैनिपुलेट करके लोगों को धोखा देने का। लेकिन अब हम समझ गए हैं, और उम्मीद है आप भी समझ रहे होंगे हमारे चैनल को अगर देखते हैं, और नहीं समझे तो आज भी समझ जाएं कि आपने हमेशा अच्छे अच्छी वैल्यू वाले, अच्छे ईपीएस वाले, अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है,
चाहे उससे आपको साल में 10 से 15% रिटर्न मिले, लेकिन आप अपनी जो भी आपका सरमाया है उसको सबको ख़त्म करके यहाँ से नाराज़ होके, दुनिया से ही नाराज़ होके यहाँ से नहीं निकलेंगे कभी। ऐसे शेयर्स की तरफ आपने देखना ही नहीं है कि वो 3 रुपए से अगर 20 पे चला गया तो आप सोचेंगे कि ओहो ये तो 60 पे भी जा सकता है, तो खरीद लो। और वो 60 पे चला भी जाता है, लेकिन आप 60 पे भी उसको नहीं बेच पाते, फिर वो नीचे आता जाता है, आप उसको बेच ही नहीं पाते जब तक कि वो 3 पे वापस ना आ जाए। और फिर आप सोचते हो कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं नुकसान में बेच दूं। तो ऐसे शेयर से आप बिल्कुल दूर रहें। अगर आपने ऐसे शेयर्स में कोई थोड़ा बहुत, लोगों से कई दफ़ा बर्दाश्त नहीं होता, अगर आपने ऐसे शेयर्स में कोई एंट्री लेनी भी है कभी रिस्की शेयर्स में, हम तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो लाजमी ऐसे शेयर में अपना एक स्टॉप लॉस रखें। अगर आपने 3 रुपए पे ख़रीदा है तो 2.70 पे बेच दें और फिर दोबारा ना ख़रीदें, और अगर वो 4 पे चला गया तो उसको बेच दें। लेकिन पहला यही है कि ऐसे तमाम शेयर से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें अगर आप आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से कुछ कमाना चाहते हैं। तो ये है जी, सर्फ टू जी टेक टू GCIL, जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती, बल्कि उस तो भी थल्ले आ गई ते रास्ते विच पता नहीं कितनियां नू दुलत्ती मारती गई। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है उन लोगों के लिए अगर किसी ने इसको 60 पे खरीदा और आज भी उनके पास GCIL के शेयर्स हैं। अल्लाह रहम करे सब पे, और लोगों को हिदायत दे कि वो आम आवाम को इस तरह से धोखे देने छोड़ दें और अपनी आखिरत की फिक्र करें। तो ये था जी आज का प्रोग्राम। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वहां से देखें, फिर अपना फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, शेयर्स खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी, और जो भी इसमें बैठे हैं वो भी दौड़ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।